नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। मेरा नाम है उमेश मौर्य और आप हैं मेरे साथ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज को जानने के लिए, एमसीक्यूज के आंसर्स को जानने के लिए। साथ में जब मैं इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपका काम यह होगा कि आंसर्स को याद करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग मार्क करते चलिएगा और हो सके तो इसके डिटेल में जरूर जाइएगा। बिकॉज दोस्तों, आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरल अवेयरनेस में, उसमें स्टैटिक जीके क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमेशा रहता ही रहता है ना। मतलब कुछ एक्सेप्शन है जहां पे करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको करंट अफेयर्स में इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि उसमें आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप मार्क किया करें, उसके डिटेल में जाया करें। बिकॉज करंट अफेयर्स के जब आप डिटेल में जाते हैं तो आपको उसकी कंप्लीट जानकारी तो मिल ही जाती है, लेकिन साथ में स्टैटिक पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, स्टैटिक जानकारी भी मिल जाती है, क्योंकि स्टैटिक जानकारी पे भी कई बार सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका दोनों तैयार होता रहता है ना। तो बहुत जरूरी होता है करंट अफेयर्स के डिटेल में जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना और उन पॉइंट्स के डिटेल में भी जाना, और हो सके तो नोट्स बनाते चलो ताकि उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाओ और एग्जाम में हेल्प ले पाओ भैया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया विषय के साथ नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किसने किया था। तो ये यहां पे एक इवेंट हुआ है जिसका नाम यहां पे क्या है, इंडिया केम 2022। इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था। कई बार ऐसे सवाल बन जाता है। तो ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। ठीक है, तो यहां पे बेटा सही आंसर जो है वो क्या है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड हेल्थ के ये क्या हैं, मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो अच्छे से यहां पे याद कर लीजिए, मनसुख मंडाविया ने यहां पे इंडिया केम 2022 का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, बहुत जरूरी है बिकॉज एक तरीके से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मतलब इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज हैं, कह लीजिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और फॉरेन के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो केमिकल्स खासतौर पे मतलब केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, एग्रो केमिकल्स हैं, है ना। इन सारे केमिकल्स के टर्म में एक दूसरे के जो एक्सचेंजेस हैं या एक दूसरे के लिए जो अलायंसेज कर सकते हैं, उन सब के टर्म में यहां पे ये डायलॉग्स किए जाते हैं। ठीक है, यही पर्पज होता है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया केम 2022 भी। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। ठीक है, इतना याद कर लें। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। किस शहर में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है। मुंबई, पुणे, नागपुर या नासिक। तो महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण बोला जा रहा है, मतलब महाराष्ट्र के किसी शहर में इसको स्टैब्लिश किया गया है, इसकी अनुमति दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी अनुमति दी है। तो ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, नागपुर या नासिक। तो आप देखिए यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पुणे। ठीक है, क्या है, पुणे। पुणे में महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की यहां पे अनुमति मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि डोमेस्टिक मार्केट में जो भी उपभोक्ता हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, खासतौर पे जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन लाइक और भी जो गैजेट्स हैं, कह लीजिए कि जो स्मार्ट वॉचेज का काफी क्रेज चल रहा है आज, है ना। तो ये जितने भी अप्लायंसेज हैं छोटे छोटे, है ना, उन सब के लिए बेहतर तरीके से यहाँ पे जो उनके टूल्स हैं, जो भी उनके पार्ट्स हैं, उनको देश के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो इसी पर्पज से यहां पे महाराष्ट्र में ये एक क्लस्टर स्थापित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल में जाना हो चले जाइएगा, बट इतना काफी आपके लिए, इसको याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित आयकर, ध्यान दीजिएगा, हरित आयकर हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वनों के निर्माण के लिए आयकर विभाग की एक पहल है। किस राज्य में ऐसे पहले सूक्ष्म वन का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है हरित आयकर। ध्यान रखिएगा, हरित आयकर। ठीक है, भूलेगा नहीं आपको, क्योंकि यहां पे लगा हुआ, अगर यहां पे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा रहा है हरित आयकर किसकी पहल है, तो आयकर मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पहल है भैया। ठीक है, तो
बोला जा रहा है कि इस पहल के तहत पहले सूक्ष्म वन का उद्घाटन कहां पे किया गया है। तो पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लें। देखिए, सूक्ष्म वन का मतलब यहां पे ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो मेन बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट जोन्स में, उन बिल्डिंग्स में जो एक मैदान है या जो भी आसपास का एरिया है, वहां पे माइक्रो फॉरेस्ट को एस्टेब्लिश करना है। इस तरीके से वनों को वहां पे लगाया, मतलब पौधों को इस तरीके से वहां लगाया जाना है ताकि वो छोटे वन जैसे दिखे, है ना। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक पहल है और इसने ये शुरुआत कर दी है। और जो शुरुआत यहां पे हुई है वो पंजाब से हुई है, पंजाब राज्य से, ठीक है। ये आप समझिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में से सही ऑप्शन क्या है? पंजाब। धीरे धीरे और भी जो उनकी बिल्डिंग्स है वहां भी इसको करेंगे, तो अपने आप में काफी अच्छी पहल है। दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी ऐसा करना चाहिए, है ना। इससे हरियाली भी बढ़ेगी और खूबसूरती भी बढ़ेगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022, यह साल उत्सव का कौन सा वर्ष है? ठीक है, 14वां, 15वां, 16वां या 13वां। अब देखिए यहां पे इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप से किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछा ही पूछा जाना है, पूछ रहा है। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा है किस मतलब कि ये कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, 10वां है, 12वां है, 15वां है, 14वां है, क्या है, ऐसा करके, है ना। तो ऐसे नगर करके कुछ और कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है, तो जानकारी को दिमाग में जरूर रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022, यह साल उत्सव का कौन सा वर्ष है? तो पहले तो जान लीजिए ये 15वां वर्ष है। मतलब इस तरीके का इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022 जो है वो क्या है? 15वां यहां पे उत्सव है, ठीक है। 15वीं बार इसको मनाया जा रहा है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, मना कौन रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए CSIR आप जानते हो, सारे लोग क्या है CSIR जानते हो? तो यहां पे CSIR निस्क PR भी जानिए। देखिए CSIR निस्क PR जो है वो एक कह लीजिए कि वो पब्लिकेशन कंपनी है, ठीक है। कह लीजिए क्या है, वो पब्लिकेशन कंपनी है या कह लीजिए कि वो पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन स्पेशलिटी ये है कि वो जर्नल्स को पब्लिश करती है। क्या करती है? जर्नल्स को पब्लिश करती है। जर्नल्स को पब्लिश करने के लिए या जर्नल्स में जो भी कंटेंट होता है, जो भी राइटर होते हैं, ना तो उनसे पैसा लिया जाता है उनके कंटेंट को छापने के लिए, और ना ही रीडर से पैसा लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। CSIR आपको तो समझ में आता है, ठीक है। CSIR का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। अब यहां पे निस्क पर का, यहां पे आपको एब्रिविएशन नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, है ना। निस्क पर, तो निस्क पर का मतलब यहां पे है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। ये दिमाग में आप जरूर रखिए, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पे कई सारे जर्नल्स को पब्लिश किया जाता है ना, और उनको रीडर्स लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में जरूर रखें, कहीं ना कहीं ये पूछा जाने वाला है। आगे बढ़ें। पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला मछली संग्रहालय पाने वाला पहला राज्य बन गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या त्रिपुरा? तो देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। यहां पे इससे रिलेटेड जो भी आप रिसर्च कर सकते हैं वो पॉइंट्स आप दिमाग में जरूर रखिए, है ना। क्योंकि यहां पे एक तो बात यह है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, ठीक है, उससे डिटेल में पॉइंट्स में आपको कंफ्यूजन करके वहां पूछ लिया जा सकता है कि इसके पर्पसेस क्या हैं, इसके टारगेट्स क्या हैं, है ना, ये सारी चीजें। और दूसरा यहां पे ये पूछा जा सकता है मछली संग्रहालय, है ना, पहला कहां एस्टेब्लिश किया गया, पूर्वोत्तर में पहला कहां एस्टेब्लिश किया गया, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। देखिए यहां पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश में
जो मत्स्य उत्पादन है, मछली का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाना, और इसके लिए जो भी हो सकता है, जो भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए वो बनाया जाना चाहिए, जो भी हेल्प देनी चाहिए वो देनी चाहिए। अगर मछली उत्पादन करने वाले जो छोटे किसान हैं, है ना, उनको अगर कोई कर्ज मुहैया कराना है या उनको जिस तरीके से भी हेल्प दे सकते हैं वो सब देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मोटा मोटा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि इस योजना के तहत मुख्य तौर पे क्या किया जाना है, उत्पादन को बढ़ाया जाना है। और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उससे रिलेटेड जो जो चीजें हो सकती हैं। देखिए, जब भी यहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स लगेंगे यार इसमें क्या याद करें, कैसे याद करें, तो उसके मेन पर्पज को आप समझा करें। मेन पर्पज क्या है, उत्पादन को बढ़ाया जाना। अब उत्पादन तो ऐसे नहीं बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मछलियां आसमान से बरसेंगी। उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा, किसान की मेहनत को कंसिडर करना पड़ेगा ना, और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब हेल्प किन किन कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, उसको बकायदा उस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प दे पाना, उसको कर्ज मुहैया करा पाना, है ना, ये सारी चीज। तो ऑप्शन देख के भी आप वहां पे समझ सकते हैं, अपना खुद का वहां पे लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ ये इसके टर्म में, ये योजना के तहत कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये है मोटा पॉइंट, आप समझिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत 2024-2025 तक 70 लाख टन उत्पादन को बढ़ाया जाना है। क्या, मछली के उत्पादन को। इतनी बात क्लियर रखें भाई। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहला क्या मिला है, मछली संग्रहालय। याद कर लें, आगे बढ़ चलें। आरबीआई ने किस कंपनी पर नियमों का पालन न करने के लिए 1.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम, वक्रांगी लिमिटेड या ईबे.इन? बहुत जरूरी है। आप ऑप्शंस में जो देख पा रहे हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं। ठीक है, और आरबीआई ने यहां पे नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कई बार इस तरह सवाल बन जाता है, तो जरूर दिमाग में आप रखें। देखिए, यहां पे जो सही उत्तर है वो है वक्रांगी लिमिटेड। क्या है, वक्रांगी लिमिटेड। ठीक है, दिमाग में जरूर रखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कहीं ना कहीं बन सकता है। पूछा जा रहा है कि नियमों का पालन न करने पे किस कंपनी पे इतना जुर्माना लगाया गया, 1.76 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अब समझिए यहां पे वक्रांगी लिमिटेड, मैंने तो आपको मोटा मोटा बता ही दिया कि सारे के सारे क्या फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं। तो वक्रांगी लिमिटेड भी एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, एक ई गवर्नेंस सर्विसेज देती है। ठीक है, ई कॉमर्स की सर्विसेज भी देती है, बैंकिंग सर्विसेज देती है, और खास तौर पे बैंकिंग एटीएम की सर्विसेज को ये देखती है। ठीक है, इसकी जो खास सर्विस है वो है बैंकिंग एटीएम को एस्टैब्लिश करना, उसको मैनेज करना। अब देखिए, आप लोग पूछ रहे होंगे भैया ये एटीएम में कहां से घुस गया, इसका तो एटीएम हमने कहीं देखा ही नहीं, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादातर जो भी एटीएम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने बैंक के एटीएम में जाते हैं, है ना, उसमें लिखा होता है एसबीआई का एटीएम, पीएनबी का एटीएम, केनरा बैंक का एटीएम, सेंट्रल बैंक का एटीएम, एचडीएफसी, जो भी बैंक है ना, तो आप सोचते हैं कि ये बैंक ने लगाया है। नहीं, वहां पे बैंक का नाम जरूर लिखा है, उसकी ब्रांडिंग जरूर है उसमें, लेकिन जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो बैकएंड सपोर्ट है, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। और ऐसी ही थर्ड पार्टी के रूप में यहां पे काम करती है वक्रांगी लिमिटेड। तो वक्रांगी लिमिटेड के ऊपर ये आरोप लगाया है आरबीआई ने कि भैया एटीएम के एस्टैब्लिशमेंट के टर्म में या एटीएम को एस्टैब्लिश करने के टारगेट के टर्म में आपने नियमों का उल्लंघन किया है। ठीक है, इस वजह से यहां पे 1.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। खास तौर पे यहां पे जो वर्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है वो व्हाइट लेवल एटीएम वर्डिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, व्हाइट लेवल एटीएम। अब व्हाइट लेवल यही है जो मैंने आपको समझाया कि ब्रांडिंग बैंक की हो रही है लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कोई थर्ड पार्टी है ना। व्हाइट लेवल मतलब उस पर लेबलिंग की जा रही है, किसकी, ब्रांड की। तो यही यहां पे काम करती है वक्रांगी लिमिटेड। मतलब व्हाइट लेवल एटीएम के एस्टैब्लिशमेंट के टर्म में नियमों के उल्लंघन के चलते यहां पे इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। बात क्लियर हो गई, अच्छे से याद कर लें, सवाल बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हेल्दी श्योर ने भारत का पहला फ्लेक्सी टॉप अप बीमा लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या बजाज आलियांज? तो भैया यहां पे जो सही उत्तर है वो है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस।
इसके साथ मिलकर यहाँ पे हेल्दी श्योर ने, हेल्दी श्योर भी क्या है, कंपनी है, ठीक है, इसने भारत का पहला फ्लेक्सी टॉपअप बीमा लॉन्च करने के लिए इसके साथ टाई अप किया है। बहुत जरूरी है ये, खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो एम्प्लॉयड हैं और उनके पास कारपोरेट इंश्योरेंस है, उसका वो लाभ ले रहे हैं। लेकिन यहां पे ये जो टाई अप हो रहा है उसका मकसद ये है कि जो कारपोरेट इंश्योरेंस के होल्डर्स हैं उनको और भी सुविधाएं दी जा सकी, कह लीजिए कि उनके इंश्योरेंस में और भी फीचर्स को जोड़ा जा सके। हालांकि इसमें कुछ एड ऑन प्रीमियम्स को रखना पड़ेगा, मतलब कुछ एड ऑन प्रीमियम्स पे करना पड़ेगा, तभी ये सुविधाएं आप ले पाएंगे। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट पहल होने जा रही है इन दोनों के कोलैबोरेशन से। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोलैबोरेशन के बाद यहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई भी एम्प्लॉई है जिसको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है, वो रिटायरमेंट के बाद भी, नौकरी के बाद भी उसका लाभ ले सकता है पर्सनल एक्सपेंसेस के द्वारा। मतलब पर्सनल जो अपना फाइनेंशियल वो है उसके बेसिस पे वो उसको चला सकता है ना। ऐसा नहीं कि नौकरी के बाद वो सर्विस जो है बंद हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। किस मंत्रालय ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल को लागू करने के लिए फीफा और आईफा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो यहां पे फुटबॉल फॉर स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप दिमाग जरूर रखें। फीफा और आईफा के साथ यहां पे क्या किया है, समझौता हस्ताक्षर किया है ना। फोटो अगर आप देख पा रहे हो तो क्या है, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, इसके साथ टाई अप किया है ना, समझौता किया है। फुटबॉल फॉर स्कूल्स, फुटबॉल फॉर स्कूल्स, ठीक है। इतनी बात दिमाग में रखें। फुटबॉल फॉर स्कूल्स का पर्पज ये है कि देश के अंदर जो युवा लड़के और लड़कियां हैं जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मतलब जैसे ही वो खेल कूद के लायक हो जाते हैं, है ना, तो उनको इस तरीके से तैयार करना है, उनका करिकुलम इस तरीके से तैयार करना है, कह लीजिए कि एक स्पोर्ट्स लर्निंग का इंटीग्रेशन करना है। मतलब कि इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एंड लर्निंग प्रोग्राम तैयार करना है इस प्रोग्राम के तहत, ताकि देश के नौजवानों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको तैयार किया जा सके बेहतर तरीके से। और बेहतर तरीके से मतलब क्या है कि भैया पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी हो पाए अच्छे से, ठीक है। तो यही पर्पज है इसका और काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ टाई अप किया है, इसके डिटेल में आप जान सकते हैं, लेकिन मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मरणोपरांत कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? के शिवान, पुनीत राजकुमार, गंगूबाई हंगल या जवागल श्रीनाथ? तो भैया पहली बात तो जान लीजिए कि ये सारे लोग जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे कर्नाटक के हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है, फोटो आपको दिख पा रही होगी, जरूर आप पहचान गए होंगे किसको मरणोपरांत यहाँ पे कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है पुनीत राजकुमार, ठीक है। बहुत ही फेमस एक्टर थे, है ना, और वाकई में गजब की इनकी अदाकारी थी। लेकिन अभी दुखद घटना हुई इनके साथ 1-1.5 साल पहले। इनको अप्पू भी बोला जाता था, प्यार से इनको अप्पू भी बोला जाता था, लेकिन अप्पू जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, और वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पुनीत राजकुमार नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हैं, उनकी जो कलाकारी है वो लोग देख सकते हैं, और काफी लोग इनको मानते थे। तो इनको मरणोपरांत यहाँ पे कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो है वो क्या है, 9th रेसिपिएंट हैं, कर्नाटक रत्न के क्या है, 9th रेसिपिएंट हैं, ठीक है। क्या है, 9th रेसिपिएंट हैं। और आप समझिए कर्नाटक रत्न से इनके पिताजी भी क्या थे, पुरस्कार पाए हुए हैं, ठीक है। राजकुमार, राजकुमार इनके क्या थे, पिताजी थे, वो भी क्या थे, एक्टर थे, ठीक है, एक्टर थे कन्नड़ फिल्म्स के। बात क्लियर है? तो इनको भी मरणोपरांत मिला, इनके पिताजी को भी मिला था, ठीक है। उनका नाम क्या था, राजकुमार। हालांकि उनका भी नाम जैसे साउथ में होता है ना, कि पिताजी के भी नाम जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ राजकुमार जानिए। और राजकुमार वो वाले राजकुमार नहीं है ना, जॉनी, आपको याद है ना सौदागर फिल्म का वो डायलॉग, जॉनी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। लेकिन
बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। क्या फेमस डायलॉग था, है ना। तो राजकुमार साहब वो नहीं है, वो राजकुमार तो फेमस है ही है। यहाँ पे इनके पिताजी भी फेमस एक्टर थे कन्नड़ फिल्म में, तो उनको भी यहाँ पे ये कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में अगर आप जानना चाहें पुनीत राजकुमार के बारे में तो जरूर सर्च कर लें, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। आगे देखें, किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कैंसो एशिया पैसिफिक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या केरल? तो देखिए अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैंसो एशिया पैसिफिक सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या केरल? तो भैया यहाँ पे सही उत्तर क्या है? गोवा। जी हाँ, गोवा ने कैंसो एशिया पैसिफिक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में या कह लीजिए कि जो ग्लोबल एयर ट्रैफिक है उसके मैनेजमेंट के टर्म में ये एक सम्मेलन हुआ था, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्फ्रेंस के या इस सम्मेलन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो पूरे ग्लोबल एयर ट्रैफिक का कह लीजिए 70 से 80% पार्ट जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एयर ट्रैफिक में सुधार लाना या उसके मैनेजमेंट में और चीजें जोड़ना। तो इस वजह से ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें अच्छे से। और यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने मार्क कर लिए होंगे, डिटेल में जरूर जाइएगा, राइट। और हो सके तो नोट्स बनाते चलें और उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाया करें। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।